अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान ने चीन को यकीन दहानी कराई है कि वो चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के मंसूबे पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों को हर मुमकिन तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। और अमरीका ने 3 पाकिस्तानियों के नाम ये कहते हुए दहशतगर्दों की आलमी फहरिस्त में शामिल कर दिए हैं कि वो अलकायदा और लश्कर तैयबा जैसे दहशतगर्द ग्रुप्स के सहूलतकार के तौर पर काम कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में आइन की दफा 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत के तयन का मुकदमा आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। और रूस ने मुतनब्बिह किया है कि दाइश शिमाली अफगानिस्तान को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के लिए अपना अड्डा बना रहा है और इलाके में अपनी तक़रीबी खिलाफत कायम करने के लिए उसे पुल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी कांग्रेस में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट रहनुमाओं के दरमियान बजट तजावीज़ पर इत्तेफाक़ी राय हो गया है, जिसके बाद हुकूमत के शटडाउन का खतरा बज़ाहिर टलता नजर आ रहा है। अमरीकी फौजी ओहदेदारों ने बताया है कि शिमाली शाम में इत्तेहादी फौजों के फ़ज़ाई हमलों में हुकूमत। तो इस्लामाबाद में हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद जलील और उनसे पूछते हैं कि अमरीका ने 3 पाकिस्तानियों के नाम दहशतगर्दों की आलमी फहरिस्त में शामिल किए हैं। इस बारे में उनके पास क्या खबर है? जी जलील साहब। खालिद साहब, अमेरिका के महकमा खजाना के बयान के मुताबिक रहमान ज़ेब फकीर मोहम्मद, हिज़्बुल्लाह अस्ताब खान और दिलावर खान नादर खान का शिद्दत पसंद तंजीम अल-कायदा और लश्कर तैयबा को मुबैना तौर पर मुआवनत फराहम करने पर दहशतगर्द करार दिया गया है। बयान के मुताबिक ये इक़दाम जो है जनूबी एशिया में दहशतगर्दी के नेटवर्क को खत्म करने के लिए किया गया है। और महकमे खजाना ने ये बयान अपना कल जारी किया था और उसमें ये कहा गया था कि इन तीनों अफराद का ताल्लुक जो है शेख अमीनुल्लाह से भी है, जिस पर 2009 में पहले पाबंदी आयद की जा चुकी है। तो इस बारे में क्या रद्द अमल सामने आया है पाकिस्तानी ओहदेदारों का? अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इसके बारे में कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है, लेकिन अमेरिका के महकमा खजाना के अंडर सेक्रेटरी दहशतगर्दी और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीगल मेंडलकर ने कहा है कि महकमा खजाना इन शिद्दतपसंदों को बेनकाब करने की भरपूर कोशिश जारी रखेगा जो जनूबी एशिया में गैर कानूनी मालियात नेटवर्क चला रहे हैं। और अमेरिका ने पाकिस्तान और खित्ते के दीगर ममालिक पर भी जोर दिया है कि वो ये जो अनासर हैं उनको कोई महफूज पनाहगाहें बनाने दें। अगरचे पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका के ताज़ा इक़दाम पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन पाकिस्तान लश्कर तैयबा और अल-कायदा को पहले ही शिद्दत पसंद तंजीमें करार दे चुका है। और पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि मुल्क के अंदर तमाम शिद्दत पसंदों के खिलाफ बिला कार्रवाई जारी है और पाकिस्तान में कोई ऐसे महफूज ठिकाने नहीं है जो किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल हो। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जलील। तो ये मोहम्मद जलील थे इस्लामाबाद से जो हमें तफसील बता रहे थे। और कुछ इसी हवाले से रूस ने मुतनब्बिह किया है कि दाइश शिमाली अफगानिस्तान को बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के लिए अपना अड्डा बना रहा है और इलाके में अपनी तक़रीबी खिलाफत कायम करने के लिए पुल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान में रूसी सफ़ीर एलेक्सी देदोफ ने कहा है कि दाइश का बैनुल-अक़वामी धड़ा शाम और इराक़ की सरहदों से दहशतगर्दों को पूरी दुनिया में फैला रहा है। उन्होंने वजाहत नहीं की, लेकिन रूस और ईरान अमरीका पर दाइश को अफगानिस्तान में मदद फराहम करने का इल्ज़ाम लगाता है। और पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल ने वॉइस ऑफ अमेरिका के साथ अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के सिलसिले में अमरीकी पॉलिसी में यकसुई नहीं है और ये कि फ़ौजी कार्रवाइयों से मतलूबा नताइज हासिल नहीं किए जा सकते। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए नदीम याकूब के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू में पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद की मुअत्तली से मुतालिक एक सवाल के जवाब में एहसन इकबाल का कहना था कि पाकिस्तान को अमरीका की जानिब से खातिर खा फौजी या दूसरी इमदाद नहीं मिल रही और अवामी फलाह बहबूद के लिए US एड के तवस्सुत से दी जाने वाली ग्रांट पहले ही बराह रास्त NGOs को दी जा रही है।
انہوں نے امریکی کانگریس کے ارکان کی طرف سے پاکستان کی غیر فوجی امداد روکنے سے متعلق بل پر اپنے رد عمل میں کہا۔ دیکھیے، اس وقت پاکستان کو کوئی خاطر خواہ ملٹری ایڈ بھی نہیں مل رہی اور نان ملٹری ایڈ بھی نہیں مل رہی۔ جو نان ملٹری ایڈ اس وقت جا رہی ہے وہ USAID کے ذریعے براہ راست NGOز کو جاتی ہے، وہ حکومت پاکستان کو نہیں ملتی۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی قابل ذکر فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس طرح کے تعلقات کو ختم کرنے سے، منقطع کرنے سے جو امریکہ اور پاکستان کے درمیان روابط ہیں ان میں مزید کمی آ جائے گی، جس سے کہ مستقبل میں مزید پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ جب پاکستان کے وفاقی وزیر سے امریکہ کی افغان پالیسی اور طالبان سے مذاکرات کے حوالے سے پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا، ہم سمجھتے ہیں کہ ملٹری ایکشن تنہا اس میں مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جہاں سیکیورٹی آپریشن ناگزیر ہیں وہ کیے جائیں، لیکن بنیادی طور پہ افغانستان کا مستقل حل سیاسی حل ہے، اور جو گروپس ٹیبل کے اوپر آ سکتے ہیں، جو مذاکرات کے لیے تیار ہو سکتے ہیں، ان کے لیے انسینٹیوز دیے جائیں۔ اس وقت بہت زیادہ کائنیٹک میجرز پہ یا ملٹری آپشنز پہ انحصار کر رہے ہیں، وہ اس بات کی گنجائش پیدا کریں کہ جو سیاسی چینل ہے، جو سیاسی عمل ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ شامل کیا جائے تاکہ ایک دیرپا اور مستقل حل افغانستان میں تلاش کیا جا سکے۔ کراچی میں ایک جعلی پولیس مقابلے کے دوران ایک قبائلی نوجوان نقیب اللہ کی ہلاکت اور اس میں ملوث پولیس آفیسر راؤ انوار کی روپوشی سے متعلق ایک سوال کے جواب میں وزیر داخلہ کا کہنا تھا، دیکھیے، نقیب اللہ پوری قوم کا بیٹا تھا اور اس کے جو قتل پر ہم سب رنجیدہ ہیں۔ ابھی وزیر اعظم نے جرگے سے بھی ملاقات کی اور انہیں یقین دلایا کہ حکومت اور اس کے تمام ادارے جو قاتل ہیں انہیں انصاف کے دائرے میں لانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اسی طرح وزارت داخلہ کے جو امیگریشن کا سٹاف ہے اس نے راؤ انوار کے ملک سے فرار کی کوشش کو بھی ناکام بنایا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم بہت ڈٹرمنڈ ہیں کہ جو لوگ بھی اس واقعے میں ملوث ہیں انہیں قانون کے کٹہرے میں لے کر آیا جائے۔ اور مجھے سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس کوئی ان کے ملک سے فرار کی مصدقہ اطلاع نہیں ہے، وہ ملک کے اندر ہی کہیں روپوش ہیں، اور ان کے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ جلد سے جلد خود کو قانون کے سپرد کر دیں تاکہ قانون کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ یہ تھے پاکستان کے وزیر داخلہ احسن اقبال جو وائس آف امریکہ کے نمائندے ندیم یعقوب کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے۔ جیسا کہ ابھی ہم نے آپ کو خبر دی کہ روس نے خبردار کیا ہے کہ عسکریت پسند گروپ داعش افغانستان کو بین الاقوامی دہشت گردی اور خطے میں نام نہاد تباہ کن خلافت کے لیے اگلے مورچے کے طور پر تیار کر رہا ہے۔ اس خبر کی تفصیل جاننے کے لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں ایاز گل۔ جی ایاز صاحب، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس خبر کی؟ جی خالد حمید صاحب، دیکھیے یہ پچھلے کچھ عرصے سے روس جو ہے وہ مسلسل ان خدشات کا اور ان الزامات کا اظہار کرتا آ رہا ہے کہ اسلامک اسٹیٹ یعنی دولت اسلامی جو افغانستان کے اندر اس وقت متحرک ہے، اسے وہاں پہ اپنے پاؤں جمانے کے لیے مقامی طور پر بھی مدد حاصل ہے، اور اس کا بنیادی مقصد جو وسطی ایشیائی ریاستیں ہیں جو کہ روس کی اتحادی ریاستیں ہیں، وہاں پر عدم استحکام پیدا کیا جا سکے۔ تو یہ ان خیالات کا اظہار روس کے جو سفیر ہیں اسلام آباد میں الیکسی دیدوف جو ہیں، انہوں نے بڑے کھلے الفاظ میں اسلام آباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کیا ہے، جس سے کہ بظاہر افغانستان کی صورتحال اب انتہائی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے ایران کی فوجی قیادت نے بھی کچھ ایسے ہی الزامات امریکہ پر لگائے ہیں، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ امریکہ سختی سے ان الزامات کو محض قیاس آرائیاں قرار دیتے ہوئے اس کی تردید کر چکا ہے۔ جی، تو اس حوالے سے پاکستان کا بھی کہیں کوئی ذکر آیا ہے یا پاکستان کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ پاکستان کا تو موقف یہ ہے کہ یہ جو داعش کے عسکریت پسند ہیں وہ افغانستان کے جو سرحدی علاقے میں انہوں نے اپنی پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں، اور وہیں سے وہ کارروائیاں کر کے پاکستان میں بھی دہشت گرد حملے کر رہے ہیں۔ تو اسی سیمینار سے جو پاکستان کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں جنرل زبیر حیات، انہوں نے ان خدشات کا اظہار کیا اور اس بات پر زور دیا کہ جتنی جلدی ممکن ہو سکے تو افغانستان کی اس جنگ کو
पुरम मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना किया गया तो ये जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, बिलखुसूस इस्लामिक स्टेट जो है, तो यानी दाइश, वो इस खित्ते में मजीद कार्रवाइयाँ करके इसको अदम इस्तेहकाम से दोचार कर सकती है, और जो भी इक्तिसादी तरक्की के लिए इक़दामात मजमूई तौर पर खित्ते में किए जा रहे हैं, उनके लिए वो खासी नुकसानदेह साबित हो सकती है। बहुत शुक्रिया अयाज गुल आपका। तो ये हमारे नुमाइंदे थे इस्लामाबाद में अयाज गुल, जो हमें उस खबर की तफसील दे रहे थे कि रूस ने खबरदार किया है कि अस्करियत पसंद ग्रुप दाइश अफगानिस्तान को बैन अवी दहशतगर्दी और खित्ते में नाम नहाद तबाहकुन खिलाफत के लिए अगले मोर्चे के तौर पर तैयार कर रहा है। इस बारे में एक रिपोर्ट हमारी साथी नफीसा हुद भाई ने भी तैयार की है, जो हम कुछ देर में आपको सुनवाएंगे। अमरीकी फौजी अहदेदारों ने बताया है कि शिमाली शाम में इत्तेहादी फौजों के फजाई हमलों में हुकूमत नवाज 100 जंगजू हलाक हो गए हैं, जो अमरीका की पुष्टपनाही वाले अपोजिशन फोर्सेस पर हमलों में मुलव्वस थे। अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद का कहना है कि हुकूमत नवाज जंगजुओं ने शाम के डेमोक्रेटिक फोर्सेस के हेडक्वार्टर के खिलाफ बिला इश्तियाल हमला किया था। और अमरीका के नायब सदर माइक पेंस ने जनूबी कोरिया को यकीन दिलाया है कि शिमाली कोरिया पर जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम खत्म करने के लिए दबाव डालने की गरज से अमरीका जनूबी कोरिया के शाना बशाना खड़ा रहेगा। पेंस जुमेरात के रोज सरमाई ओलंपिक्स के मौके पर जनूबी कोरिया पहुंचे हैं। और ये थी वो खबरें और रिपोर्टें जो हमने फेसबुक लाइव पर आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है, हमारे साथ रहिएगा। फेसबुक लाइव से आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।